ऐप पे चालू है ना, मतलब दोनों जगह शुरू है आज लेक्चर। ऐप पे चालू है ना, मतलब दोनों जगह शुरू है आज लेक्चर। A very good morning to every one of you all. Good morning, all my virtual students also. I hope you all had a lovely Sunday. And did you all enjoy the Sunday? By sleeping? Or by going out? क्या मूवी देखी, मॉल में गए, सियागढ़ गए, मंदिर गए? क्या बात है, वेरी गुड। और गुरुकुल के बच्चे डीमार्ट गए? सब लोग साथ गए थे क्या महावीर जयंती का कि ऐसे? क्या बात है, चलो बढ़िया है। चलो ठीक है। सैटरडे के दिन हमारा रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि हमने वो स्ट्रैटेजी आपको बताई थी कि आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, इसलिए आज पहले मैं रिवीजन से शुरू करूंगी और फिर हम नए टॉपिक्स की ओर जाएंगे क्योंकि आज हमें एक्चुअली क्वेश्चंस भी देखने हैं। हमने ये तो देख लिया आंसर्स अटेम्प्ट कैसे करते हैं, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पिछले एक हफ्ते आपने मतलब ऑलमोस्ट दिस इज 8th सेशन है ना, आपने 8 दिनों में जो भी पढ़ाई की, खैर पहले 1-2 दिन वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, बट जो भी है कंटेंट वाइज जितना आपने पढ़ा है, एग्जामिनेशन में इसके ऊपर कैसे सवाल आते हैं, क्या आपको सवाल के जवाब देने आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या ये 8 भी दिन बेकार चले गए, ये आज हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वील जस्ट डू द रिविजन and I would request every one of you all to please be involved in the revision process. याद रखना, this revision is for you and it is not for me. Okay? तो मेरे साथ साथ जवाब देना और just be attentive in the revision process. That's it. क्या हुआ? ये फैन भी शुरू करना है ना, इसको चालू कर देना। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा प्रॉब्लम ही है इलेक्ट्रिसिटी का पुणे शहर में, थोड़ा नहीं। हाँ, वैसे सिर्फ गर्मी के मौसम में ही होता है, अदरवाइज इट्स गुड थ्रू आउट द ईयर। 3-4 महीने की बात है बस, तब तक क्लासेस खत्म हो जाती है। अरे बेटा, बड़ा आपसे ज्यादा संघर्ष तो मेरा है। यहाँ पे ना एसी है ना फैन है, यहाँ पे खड़े खड़े ऐसे ब्लेजर में आप लेक्चर लो, क्या आप बताओ अभी, क्या छोड़ो रहने तो। अभी बोला था मैंने आपको, मैं बहुत गरीब हूं। यही समझने का, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। शुरू करते हैं, चलो। व्हाट डू यू, बेटा किसको मैसेज कर रहे हो, बता बता। देखो ये भी यही कर रहा है, फोकस ऑन स्टडीज। लव यू लिखते उसको। अब वो कॉल करने वाला है आपको, हो क्या गया इसको? तुमको, अरे लड़की रहती तो लव यू लिखती थी क्या वह? तू बता मुझे, इसकी जिंदगी में आसान क्यों बनाऊं, बता मुझे। ही शुड स्पीक फॉर हिमसेल्फ ना। लड़की रहती थी ना तो मैं मैसेज करती, यू आर लुकिंग फैट टुडे। बस फिर बाकी का काम वो करेगी, मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये फोन अभी बाद में लेके जाना बेटा, ठीक है, इधर ही रहेगा। नहीं, अगर लड़की से चैट करता तो लगती है, बच गया बेचारा। ठीक है, चलो आ जाइए। वर्चुअल किड्स आर लाइक, थैंक गॉड हम फेस टू फेस क्लास में नहीं है। ठीक है, What do you mean by the word company? बताओ मुझे, कंपनी की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बट इसी कंपनी वर्ड को समझने के लिए आप लोग मुझे बताइए, क्या हमने कंपनी के फीचर्स देखे थे? तो कंपनी कैसी होनी चाहिए बताओ, कि लोग तालियां बजाए, क्लैप्स, सी स्वर, एल स्वर,
is for S for and P is for। अच्छा, आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर आपके पास कॉमन सील ना भी है तो भी क्या ही बात है। कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। L इज फॉर व्हाट? बट लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है? मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। ओके, लिमिटेड कितने हद तक लिमिटेड होती है? अगर आपकी कंपनी है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लाइबिलिटी कितनी हद तक लिमिटेड है? अनपेड शेयर कैपिटल। बट इफ इट इज अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटीड अमाउंट, कहां लिखा होता है ये गारंटीड अमाउंट? ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कौन से क्लॉज में? लाइबिलिटी क्लॉज। और अनलिमिटेड कंपनी में यस, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। फिर उसके बाद ए इज फॉर, बताओ, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कैसी है, फिक्टिशियस या आर्टिफिशियल? तो डज इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ? और कैन इट बाय एसेट्स इन इट्स ओन नेम? कैन इट इंकर लाइबिलिटीज इन इट्स ओन नेम? कैन इट sue and be sued in its own name? P is for what? मतलब कंपनी का होता है कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। कंपनी ऐसी एंटिटी है जिसको कानून ने बनाया है और सिर्फ कानून इसको मिटा सकता है। तो मेंबर्स आएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक, युगो युगो कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। एंड लास्ट एस इज फॉर व्हाट? सेपरेट लीगल। तो कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, एंड कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग। इसमें हमने 2 केसेस भी देखे थे, केस लॉज। आप लोग नाम बता सकते हो क्या? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस, और दूसरा क्या था? मकुरा का केस था, है ना? इंश्योरेंस कंपनी केस। यस और नो गाइस? वेरी गुड। सो दीज वर द फीचर्स एंड द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। उसके बाद हमने कंपनी का टाइप्स शुरू किया था। सबसे पहली बात तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। व्हाट आर दीज 2 टाइप्स? बोलो। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहती है जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कंपनी। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? बताओ, जिसके 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। 3 रिस्ट्रिक्शंस कौन से? LRP। L is for what? Limitation on what? Number of member। कितने number of members? 200। But 200 की गिनती में joint holders will be considered as, और employee members and ex-employee members will not be counted। Yes or no guys? फिर R is for what? बोलो। Restriction on what? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो? सचिन बंसल, बिन्नी बंसल ने क्या अपना शेयर्स ट्रांसफर किया है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया होगा। एंड पी इज फॉर व्हाट? प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। सो प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती, ठीक है? प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को वो शेयर्स इशू कर सकती है, बट पब्लिक इशू प्राइवेट कंपनी नहीं। अब जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, मतलब पब्लिक कंपनी में क्या देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक के पास जा सकती है? मिनिमम और मैक्सिमम नंबर बताओ। प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी 2, और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी 3। ओके, नेक्स्ट हमने किया था ओपीसी। बताओ ओपीसी, हाँ 1 पर्सन कंपनी जानते हैं हम, बट बताओ ओपीसी के किस में? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, बट मैक्सिमम डायरेक्टर्स इट कैन गो अप टू 15। उसके साथ साथ क्या नॉमिनेशन करना कंपल्सरी है? मिनिमम नॉमिनी, मैक्सिमम नॉमिनी। क्या नॉमिनी को चेंज कर सकते हो? क्या नॉमिनी खुद अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? अच्छा, नॉमिनी या सोल मेंबर बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बताओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज, एंड यू शुड बी अ मेजर। अच्छा, ओपीसी क्या सेक्शन 8 कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हो सकती है या कन्वर्ट हो सकती है?
क्या ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर सकती है? ओपीसी क्या दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट कर सकती है? सो दैट वाज अबाउट 1% कंपनी. फिर हमने लास्ट सेशन में किया था सेक्शन 8 कंपनीज. क्या तुम्हें याद है? सेक्शन 8 कंपनीज को क्या हमने प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से इनकॉर्पोरेट किया? तो उनका क्या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वगैरह वगैरह. अगर प्रॉफिट कमाया भी है, जैसे बीइंग ह्यूमन, क्या ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ डिविडेंड. बोलो तो दे आर मतलब दे आर बैंड. प्रोहिबिटेड मतलब फॉरबिडन. वो चाह कर भी ये चीज नहीं कर सकते. अलोंग विद दैट प्रॉफिट अगर कमाया भी है, सारा का सारा प्रॉफिट हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव. ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत है? बट जहां सीजी लाइसेंस दे सकता है, क्या सीजी लाइसेंस छीन भी सकता है? छीनने का लीगल टर्म बताओ. रिवोक. बट रिवोक करने के पहले क्या आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी? हो सकता है आपका लाइसेंस रिवोक किया जाए और आपके जो भी प्रिविलेजेस है वो हट जाएंगे. जैसे कि अब आपको नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखना पड़ेगा. जो प्रिविलेज आपको था 14 डेज क्लियर नोटिस, उसके बदले अब आपको देना पड़ेगा 21 डेज का नोटिस. जो आपको प्रिविलेज था, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करता है. नॉमिनेशन कमेटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, जो आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, अब ये सारे प्रोविजंस क्या आपको फॉलो करने पड़ेंगे. अलोंग विद दैट, अगर हमें लगता है रिवोकेशन से सिर्फ कोई मतलब नहीं बनता, वी शुड अमैलगमेट द कंपनी. और चलो अमैलगमेशन से भी नहीं फर्क पड़ता है, ये जो बंदा है वाहियादी है, सोच ही खराब है, वी कैन ऑल्सो पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप. बट वाइंडिंग अप के वक्त भी अगर कोई सरप्लस एसेट्स है, दीज सरप्लस एसेट्स विल बी डोनेटेड टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी. यस और नो गाइस? which is incorporated with a similar or same objective. So that was about section 8 companies. उसके बाद हमने किया था companies are limited by shares, limited by guarantee and unlimited company. अगर आपकी company limited by shares है, the liability of the members is limited up to what extent? बोलो. Unpaid share capital. ये unpaid share capital कब कब बुलाया जा सकता है? लाइफ टाइम, या तो फिर ड्यूरिंग द. अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है, क्या लाइबिलिटी खत्म हो जाती है? नेक्स्ट, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है? कितने हद तक? गारंटीड अमाउंट. और ये जो अमाउंट है ये बुलाया जा सकता है ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. और अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है, but this amount also can be called only during the, and that too only if the assets are falling short to repay the liabilities. ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड कंपनी. तो हमारा इतना हुआ है. आज पहले हम लोग सिर्फ 1-2 डेफिनेशंस ही करेंगे, ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे. पहले मुझे आज के सेशन में प्राइमरीली फोकस करना है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आंसर्स कैसे लिखना है. फिर बाद में समय मिलेगा तो और आगे के हम लोग कॉन्सेप्ट्स करते जाएंगे. ठीक है? कम ऑन गाइस, आंसर्स तो आप बहुत अच्छा दे रहे हो एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ द काइंड ऑफ स्टडीज एंड रिस्पॉन्स दैट यू आर गिविंग. बहुत आगे जाओगे आप लोग. छोटे छोटे आज हम लोग प्रोविजंस करेंगे, फटफट फटफट हो जाएगा एकदम. हाँ जी, हमारा लिस्टेड अनलिस्टेड भी हुआ था. तो जो कंपनी लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड है. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ लिस्टेड कंपनी? हाँ, बट इट्स एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटी, हाँ, शेयर्स नहीं लिखा है. एंड इट शुड बी लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? एज अ लिस्टेड कंपनी. ओके, 1-2 हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशंस कर लेते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे.
गवर्नमेंट कंपनी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ पे? 18। गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनीज कर लेंगे हम लोग। हाँ अच्छा, ये गवर्नमेंट कंपनी ठीक है, पहले फॉरेन कंपनी करते हैं तो हमारा ये पेज कंप्लीट हो जाएगा 19 पेज नंबर, क्योंकि उसके बाद तो सेक्शन 8 है ना, सेक्शन 8 हो चुका है ना, तो इस पेज पे हमारा एक ही चीज बाकी है एंड दैट इज फॉरेन कंपनी। आ जाइए, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन गाइस। I would request every one of y'all who are watching the video on YouTube to please shift to the application today. आज last दिन है ना YouTube पे? Today is the last day on which the application today is the last day today is the last day for conducting the lecture on YouTube. कल से वी विल बी टोटली शिफ्टिंग ऑन दी एप्लीकेशन। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ माई टीम एंड दे विल हेल्प यू आउट। ओके, सो डोंट वॉच द लेक्चर ऑन यूट्यूब, वॉच इट ऑन दी एप्लीकेशन, तो आपको समझ में आएगा इज देयर एनी रियल इश्यूज दैट यू आर फेसिंग। ठीक है, आ जाइए। फॉरेन कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय अ फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी, कि अभी आप लोग भी ऐसे बोलोगे ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी नहीं है वो फॉरेन कंपनी है, बस बन गए आप भी लॉ मेकर। यही था उम्मीद बस। मेरे को ऑक्सफोर्ड देना ना। See, there's a company, Mercedes, और कुछ साल पहले मर्सिडीज जो है उसका एक आउटलेट जो है वो पुणे शहर में खुला था। आप अगर देखोगे समय पहले की बात है, दिस प्लांट ऑफ मर्सिडीज इज पुणे वेस्ट। अपने फडणवीस साहब आए थे इसके इनॉग्रेशन के लिए। ये वीडियो क्यों बताया हमने? ये जो मर्सिडीज का प्लांट है दिस इज बेस्ड इन पुणे, बट अगर आप मर्सिडीज के बारे में जानते होगे, यस, ये जो कंपनी है इट्स नॉट एन इंडियन बेस्ड कंपनी, इट्स नॉट इवन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट्स अ जर्मन बेस्ड कंपनी, मतलब इट्स बीन इनकॉर्पोरेटेड इन जर्मनी। ये जो कंपनी है इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन विच कंट्री? इट्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बट आप बताओ क्या इसको मैन्युफैक्चर करने का प्लांट इंडिया में है? नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट, बट क्या आप इंडिया में मर्सिडीज कार खरीद सकते हो? मतलब इज मर्सिडीज डूइंग बिजनेस इन इंडिया? तो ऐसी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया but are having a place of business in India are known as foreign companies. How many of you all have been to McDonald's? McDonald's? बाकी बच्चे सच में नहीं गए मैकडोनल्ड्स? पुणे शहर घुमाना पड़ेगा आप लोगों को।
मैकडोनल्ड्स, हैप्पी मील, मैकडोनल्ड्स। लिटरली इंडिया के हर स्टेट के ऑलमोस्ट हर शहर में मैकडोनल्ड्स का आउटलेट है। इनफैक्ट हर एक मॉल में भी मैकडोनल्ड्स का आउटलेट है। मॉल्स के अलावा भी देयर आर मैकडोनल्ड्स के आउटलेट। पुणे शहर में तो आई डोंट नो, आई थिंक 10-12 मैकडोनल्ड्स के तो आउटलेट हो गए। अभी आप लोग अगर मैकडोनल्ड्स गए हो, आप लोगों ने बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, उसकी वो सॉफ्टी, वो सब लिया होगा आप लोगों ने। अब बताओ मुझे, क्या मैकडोनल्ड्स इंडिया में बिजनेस रन कर रहा है? बट क्या मैकडोनल्ड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है? अगर आप देखोगे, मैकडोनल्ड्स इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैलिफोर्निया, यूएस. So it's a company which is incorporated outside India, but it is having a place of business. देखो यहां पे अगर आप देखोगे, मैकडोनल्ड्स इट इज रनिंग थ्रू फ्रेंचाइजी बिजनेस, बट मर्सिडीज का अपना खुद का प्लांट है इंडिया में। चाहे आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो अपने आप से या किसी और के द्वारा, इनफैक्ट चाहे आप बिजनेस कर रहे हो फिजिकली या चाहे आप बिजनेस कर रहे हो वर्चुअली। आप लोगों ने Amazon की वेबसाइट देखी होगी। अब Amazon जो है, इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी। इज इट एन इंडियन कंपनी? इट्स अ कंपनी विच इज बेस्ड आउटसाइड इंडिया, बट इज इट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया? बट इट इज रनिंग इट्स बिजनेस इन इंडिया वर्चुअली, ऑनलाइन, थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड, खुद से या अपने एजेंट के द्वारा, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इंडिया में बिजनेस किया है और आप इनकॉर्पोरेटेड हो आउटसाइड इंडिया, आपकी कंपनी को माना जाएगा एज अ फॉरेन कंपनी। तो बताओ, आप लोग मुझे कुछ एग्जांपल बता सकते हो फॉरेन कंपनी का? ओके ओके, स्टारबक्स, ठीक है, और अरे एनीथिंग यार, कोई भी फूड चेन में बताओ। चलो, मैकडोनल्ड्स के अलावा फूड चेन में डोमिनोज, ओके, पिज्जा हट, ठीक है, और केएफसी, ओके। फिर उसके बाद मेकअप में बताओ यार, चलो, मैक और रेयर ब्यूटी, ओके। कार्स में बताओ, आप लोग तो बताओ कार्स में, चलो यार कुछ तो बताओ। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, और ये सारी कंपनीज जो है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज जो है, आप कपड़ों में बताया, चलो यार कपड़ों में तो सब लोग बता सकते हैं। ज़ारा है, H&M है, और एडिडास, एलवी, और गुची, और डियोर, शनेल, प्राडा, सारे हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स पता है आपको? उसके अलावा और कुछ नहीं पता आपको? नाइकी, एडिडास, रीबॉक, प्यूमा, ये सब स्पोर्ट्स में हो गए। और नॉर्मल कपड़ों में लीवाइस, ज़ारा, H&M, मैंगो, मैंगो इज ऑल्सो स्पेन ब्रांड, ज़ारा भी स्पेन से ही है। नहीं पता ये सब? कसं व्हायचं तुमचं? ओके, यस, एप्पल, नोबडी टोल्ड अबाउट एप्पल यार, कम ऑन गाइस, बोलने वाले थे ना आप। अरे मोबाइल फोन में बताओ यार, चलो, लिटरली एवरी फोन इज आउटसाइड इंडिया। सैमसंग है, वीवो है, वन प्लस है, ओप्पो है, अपना नोकिया था, आईफोन है, ये सारे ब्रांड्स जो है, बताओ ना मुझे। ऑल दीज हैव कम इनटू इंडिया, दो दे आर, क्या बोल रहा है? इमोशन हो रहा है? नहीं, वैन हुसैन इंडियन है। यस, आदित्य बिरला ग्रुप है, हाँ हाँ, वैन हुसैन इज इंडियन, इवन मोंटा कार्लो इज इंडियन, रेमेंस इज इंडियन। ओके, सुनो ना मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं? All these companies which are incorporated outside India, yes, very good, virtual kids. ये कौन है? ये कौन है? मारो इसको, रिलायंस।
बेटा आप अमेरिकन हो क्या? आपके लिए रिलायंस फिर फॉरेन कंपनी होगा, हमारे लिए तो एकदम भारतीय है। ठीक है, जो भी है, वेरी गुड वर्चुअल किड्स। यस यस, अरमानी एक्सचेंज, सिफोरा, ऑल दीज, माइक्रोसॉफ्ट, all these companies are foreign companies. Google, yes, Google Incorporation is also a foreign company. तो देखो, basically any company which is incorporated outside India, देखो incorporated outside India, but it is having a place of business in India, whether through itself or through its agent, whether physically और इलेक्ट्रॉनिक मोड, फर्क नहीं पड़ता, आप आपका बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो इन इंडिया। ऐसी कंपनीज को क्या कहते हैं? फॉरेन कंपनीज। टॉयज में भी आपने सुना है हैमलीज, लंदन बेस्ड कंपनी अभी। इट्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फॉरेन कंपनीज। आप इधर ही लिख लो कुछ एग्जाम्पल्स, एनी ब्रांड दैट यू वांट टू राइट डाउन, इट्स ओके, लिख दो। क्या क्या लिखोगे? ज़ारा लिख सकते हो, एप्पल लिख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट लिख सकते हो, ब्यूटी में आप लिख सकते हो, सिफोरा लिख सकते हो, कार्स में आप लोग लिख सकते हो BMW और D, ओके, रोल्स रॉय, ठीक है। वॉचेस में किसी ने कुछ नहीं बोला? हाँ, रोलेक्स है, फिर ओमेगा है, अल्सन आर्डन है, राडो है, यस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिख, अभी इमोशन मत हो जा, चेक करना पड़ेगा मेरे को। जैगुआर तो मैंने बोला ही नहीं, जैगुआर मैंने बोला ही नहीं फॉरेन कंपनी के एग्जाम्पल में। क्या बोल रहा है? लिख लिया क्या आप लोगों ने? बताओ ना मुझे, फिजिकली बिजनेस कंडक्ट करना जरूरी है क्या? इवन इफ यू आर कंडक्टिंग द बिजनेस इन अ वर्चुअल फॉर्मेट, स्टिल इज इट ओके? अब ये जो बंदा है, आपका नाम क्या है? सोहम। सोहम जो है, ओके, क्या हुआ, एक दिन सोहम बोलता है कि कैसे अभी सीए में आ गया अभी मैं, और बहुत बैंड बज रही है क्योंकि पूरा अभी लॉ जो है इंग्लिश में ही है, इंटर में भी सारा जो है आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, फाइनल में भी आपको पढ़ना लिखना सब कुछ सपोज टू राइट डाउन द पेपर्स इन इंग्लिश ओनली, और इंग्लिश तो खैर इतनी अच्छी है नहीं। तो सोहम बोल रहा है क्यों ना हम इंग्लिश की क्लासेस साइमल्टेनियसली ले ले, फाउंडेशन में अगर स्ट्रांग बना दिया, इंग्लिश के बेस को पक्का कर लिया, तो फिर इंटर और फाइनल में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर सोहम ऐसे ही सोच रहा था, उसने आज दिन भर में पक्का तो कर दिया कि चलो अभी इंग्लिश क्लासेस करनी है बाय हुक और क्रुक, और ये जो कमी है इस सब्जेक्ट की और इस लैंग्वेज की, इसको हम एग्जाम पे इंपैक्ट नहीं आने देंगे। बट फिर रात में जब उसने इस थॉट को और अच्छे से सोचा, उसने बोला कि क्यों मैं इंडियन टीचर से इंग्लिश पढ़ूं, क्यों ना मैं फॉरेन टीचर से इंग्लिश पढ़ूं, है ना? कितना शर्मा रहा है, देखो ना, ऊपर भी नहीं देख रहा है। बोला कि वैसे भी इंग्लिश पढ़ना है तो भारतीय टीचर से इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे, उनसे तो हम हिंदी संस्कृत पढ़ेंगे, हम फॉरेन टीचर से इंग्लिश पढ़ेंगे। तो तुरंत उससे गूगल करना चालू किया, इंग्लिश क्लासेस एंड वगैरह वगैरह, और से लंदन में कोई अच्छी क्लासेस और अच्छी टीचर उन्हें कोई समझ में आई, ठीक है, और तुरंत बस सब्सक्राइब कर लिया, कोर्स को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, और क्या हंस के रहे हो तुम लोग? बेशरम। अब सोहम यहाँ पे, मैम उधर, वो वहां पे पढ़ा रही है, वो यहाँ पे पढ़ रहा है। आप बताइए मुझे, वो बहुत कुछ कह रही है, ठीक है, इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए, जब सोहम जो है ये इंग्लिश क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे भारत में, और वो वहां पे लंदन में लॉन्ग डिस्टेंस, आप बताओ
ये जो क्लासेस है, क्लासेस ये ले रहे हैं, ठीक है। कितने वाहियात हो तुम लोग लिटरली। तो आप बताइए मेरे को, ये जो भी कंपनी है XYZ कंपनी लिमिटेड, ओके, विल दिस कंपनी बी रिगार्डेड एज अ फॉरेन कंपनी? व्हाई? यस, कंपनी वहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है मैम, क्लासेस भी वहीं पे ले रही है, तो फिर उसका इंडिया से क्या संबंध है? सोहम से क्या संबंध है? हाँ, सोहम इधर है, कस्टमर बोलना जरूरी था क्या? स्टूडेंट बोल सकता है, कस्टमर इधर है बोल रहा है। आज की क्लास में भक्ति गीत सुनना पड़ेगा, बहुत पाप हो गया है। कस्टमर इधर है, ठीक है। सो हम क्या से क्या हो गया देखते हैं देखते हैं, सच में। तो सुनो मेरी बात, will this XYZ company be regarded as a foreign company? Why will it be regarded as a foreign company? How is it conducting business in India? हाँ, यस, वर्चुअली, इलेक्ट्रॉनिक मोड। और क्या ये मोड को भी लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है? तो बदलते जमाने के साथ कानून ने अपने आप को बदला है और कहा है चाहे आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो अपने आप से या अपने एजेंट के द्वारा, फिजिकल मोड में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, अभी फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर अपनी कंपनी को इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट किया है और अगर आप बिजनेस इंडिया में कर रहे हो, आपकी कंपनी को माना जाएगा एज अ फॉरेन कंपनी। इंडियन इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट आ रहा है, देश की जनता पे इसका इंपैक्ट हो रहा है, और इसीलिए हमने क्या किया है, फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया है। इनफैक्ट सीए इंटर में एक चैप्टर है, 11th चैप्टर आपके सिलेबस में फॉरेन कंपनी से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये लोग इंडिया में धंधा कर रहे हैं। मर्सिडीज ने अपना प्लांट, अच्छा माफ कर दो मुझे, ये ये लोग अपना बिजनेस जो है इंडिया में कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट आ रहा है। और इसीलिए देखो, इसीलिए आरओसी का कंट्रोल होना जरूरी है, समझो आपने। तो ये लोग बोल रहे हैं हम तो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, हमारा तुझसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हम तो विदेशी है, देशी नहीं है। तो ऐसे केस में ये जो कानून है वो हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और ऐसे करके निकल जाएगा ना पतली गली से, बैंड तो हमारा बच जाएगा। तो ऐसी चीज ना हो, इसीलिए इन कंपनीज को कंट्रोल लाने के लिए हमने इनको डिफाइन भी किया है और इनके ऊपर कोई प्रोविजंस भी एप्लीकेबल करवाए हैं। सो देयर इज वन चैप्टर डेडिकेटेड टू फॉरेन कंपनीज, ओके। और इसीलिए हमने ये डेफिनेशन किया है। आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन है, बाकी सारी बातें आप करोगे वहां पे मतलब कहां पे? सीए इंटर। अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज नोन एज अ फॉरेन कंपनी। दैट्स इट। एग्जाम्पल्स लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, ये चीज मैं लिखवा रही नहीं है आप लोगों को आपके नोटबुक में, या आप खुद जो है समरी के रूप में लिख सकते हो। अभी आ जाओ आपके क्वेश्चन बैंक में। यू ऑल हैव योर क्वेश्चन बैंक्स विथ यू ऑल? आ जाइए, कम ऑन गाइस। वर्चुअल किड्स, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, यू ऑल कैन जस्ट रिफर द स्क्रीन। क्वेश्चन बैंक, ओके। आई नो इट इज टू हॉट और उससे परेशानी हो रही है, बट अपन कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ तुम, अभी आज जल्दी छोड़ दोगे अगर लाइट नहीं आई तो, देखते हैं। बट ओके, अगर आप देखोगे कंपनीज एट, डोंट टॉक बॉयज एंड गर्ल्स। ओए क्या हुआ?
क्या हो? फैन बंद हो गया? कौन सा फैन? बत्ती के साथ साथ तुम्हारा ये भी उड़ गया है क्या? चलो ठीक है, सुनो मेरी बात। अगर आप कंपनी जैक का कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखते हो, पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में ये जो एक्ट है कंपनीज एक्ट अपने आप में इट वाज फॉर 13 मार्क्स। बट देखो दिस इज तो पुराना डेटा, आप लोग जानते हो अभी सबसे पहली बार अभी जून में अटेम्प्ट आने वाला है, 20 जून से अटेम्प्ट शुरू हो रहा है, ठीक है? तब हमको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कंपनीज एक्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने सवाल कितने पूछे। ये तो वो डेटा है जब लॉ 60 मार्क्स का हुआ करता था। तब जब लॉ 60 मार्क्स का हुआ करता था तब कंपनीज एक्ट 13 मार्क का हुआ करता था। अब जब लॉ ही पूरा का पूरा 100 मार्क्स का हो गया है, इट मे हैपन दैट इसका वेटेज 13 नहीं बट 15 से 18 मार्क का भी हो जाए। सो यू डोंट नो, बट एग्जैक्ट क्लैरिटी आपको समझ में आ जाएगा जून एंड में, जब लॉ का पेपर होगा, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जून में। तब हम डिस्कस करेंगे और तब हम आपको एग्जैक्ट एनालिसिस भी देंगे कौन से चैप्टर के ऊपर से इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स के सवाल पूछे हैं। ओके, अगर आप देखोगे हर चैप्टर के पहले मैंने एक क्यूआर कोड दिया है। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे मैं अब अप्रैल महीने में मैंने कंपनीज एक्ट की शुरुआत की है और हम कितने एक्ट्स करेंगे, कंपनीज एक्ट करेंगे, नेगोशिएबल करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, इतने एक्ट्स हम लोग करने वाले हैं। हो सकता है जैसे जैसे हम आगे बढ़े आप लोग पीछे का भूलने लग जाओ। तो सब्जेक्ट के टच में रहने के लिए और ताकि आप चीजें ना भूलो, हमने ये क्यूआर कोड आपको दिए है। ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर मिलेगा, ठीक है? सो एनी टाइम, बहुत बार ऐसा होता है ना, बुक से पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, सॉल्व करने की इच्छा नहीं होती है, दैट टाइम यू कैन जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड एंड यू कैन लिसन टू वट एवर आई एम बीन टॉकिंग एंड स्पीकिंग इन द लेक्चर। तो बहुत बार सुनकर भी चीजें याद हो जाती है। मल्टीपल बार जब आप चीजें सुनते हो ना रेपिटेटिवली, गाने रिपीट मोड पे, है ना, तो क्या होता है, वो चीजें याद आने लग जाती है। तो वैसे ही हमारे सब्जेक्ट का भी है। तो आप जितनी बार सुनोगे, जितनी बार लेक्चर को देखोगे, उतना अच्छे से आपको रिटेन रहेगा और उतने ही अच्छे से आप सब्जेक्ट को कर पाओगे प्रेजेंट। और इसलिए हमने ये दिया है क्यूआर कोड। सुनना, पानी लाना ना अमर। लाइट आई क्या? कब आने वाली है, कुछ आइडिया है? पूछ लो, बता दो मुझे, मेरे को आगे डिसाइड करना है। फिर पानी दे दे और चेयर भी लाना। सुनो ना, आपके क्वेश्चन बैंक में मैंने पास्ट, माइक को कुछ तो हुआ है, चेक, मैंने पिछले, देख ले एक बार, क्वेश्चन बैंक में आपके पिछले 10 पास्ट पेपर के क्वेश्चंस अलोंग विद द आंसर्स और इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस जो है उसको किया है मैंने कवर। और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करने वाले हैं। तो क्लास के बाद एकदम प्राउडली आप बोल सकते हो कि मॉड्यूल के तो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए ही है, बट मॉड्यूल के क्वेश्चंस के साथ साथ हमने पिछले 10 पेपर्स के भी क्वेश्चंस को किया है सॉल्व। और आपके अटेम्प्ट का एक स्पेसिफिक आरटीपी आएगा, आवाज अभी तक सही नहीं है, वो भी आरटीपी जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ऑफ कोर्स दैट ओनली हैपेंस आफ्टर योर फुल क्लासेस गेट ओवर। और आपका आरटीपी भी अटेम्प्ट के कुछ 1.5 महीने पहले आता है। आरटीपी नहीं पता है क्या होता है? ओके, रिविजन टेस्ट पेपर्स। ओके, सो फॉर एवरी अटेम्प्ट देयर इज एन आरटीपी, रिविजन टेस्ट पेपर, जो इंस्टीट्यूट इशू करता है आपके अटेम्प्ट के लिए स्पेशली। तो ये जो आरटीपी है वो आपके एग्जामिनेशन के 1-1.5 महीने पहले रिलीज होगा आपके अटेम्प्ट के लिए स्पेशली। तो ये जो आरटीपी है ये हम डिस्कस करेंगे जैसे ही आरटीपी रिलीज हो जाता है बाय द आईसीएआई, ठीक है? आप अगर देखोगे यहां पे आ जाइए, देखो मैंने कैसे क्वेश्चंस दिए हैं। यहां पे जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, मैंने बाजू में लिखा है ये क्वेश्चन कब पूछा था, मई 18 में पूछा था, दिसंबर 21 में पूछा था, दिख रहा है आपको? अभी हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोगों के हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2। संडे के ब्रेक ने सही असर नहीं किया आप लोगों के ऊपर।
हावले हो गए कि 90 उतरा नहीं आपका? कुछ नींबू पानी या कुछ लाओ आप लोगों के लिए। गांजा लेके बैठे हो क्या आज क्लास में आप लोग? हुआ क्या है आप लोगों को? गर्मी की वजह से करते हम लोग थोड़ा सा 11:30 तक छोड़ देते हैं। चलो अगर लाइट आ जाती है तो फिर मैं 12 बजे तक क्लास लेती हूँ, नहीं तो लेट्स सी थोड़ा करते ना हम लोग यहाँ पे। आज मैंने सोचा था होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बट इतनी गर्मी में मैं नहीं करने वाली हूँ। नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा शांत दिमाग चाहिए। एसी चालू होने दो। आप लोग फिजिकली कंफर्टेबल नहीं हो, मेंटली भी उसके वजह से आप क्रेजी जैसे हावले जैसे बिहेव कर रहे हो आप लोग। ऐसा कोई टॉपिक का रिस्क मैं नहीं, ऐसा नहीं। देखो इतने साल हो गए अभी पढ़ा के, इट्स बीन लाइक मोर देन 12 years, इज द 13th year, ये 26 बैच है, समझ में आ जाता है। बहुत बार ऐसा नहीं होता। आज मैंने सोचा है ना, घर से आते वक्त मैंने सोचा था होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट करूंगी, फॉरेन कंपनी गवर्नमेंट करूंगी और क्वेश्चंस करूंगी। बट यहाँ पे आने के बाद सिचुएशन और है, आपका मूड कुछ और है, एसी चालू नहीं है। आई कैन नॉट, मतलब मैंने सोचा है, मतलब अब एक बार जो कमिटमेंट कर दिया अब मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगी। वो पिक्चर के लिए ठीक लगता है, सलमान भाई के लिए। रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, जो आप सोचते हो रियलिस्टिकली यू नीड टू चेंज योर गोल्स अकॉर्डिंगली। तो एवरी डे कैन नॉट बी 100% डे। तो आज अगर मैंने इतने टॉपिक्स सोचे थे वो नहीं पॉसिबल है, तो कल के कुछ टॉपिक्स आज कर लिए, कुछ क्वेश्चन ज्यादा कर लूंगी और कल हम लोग कंटेंट वाइज ज्यादा कर लेंगे। वैसी वो बात होती, तो वो बैलेंस आउट। आज इतने अच्छे से हमने 20 मिनट रिविजन लिया है, वापस से वही करके वी आर वेस्टिंग टाइम। आ गया आप लोगों को इतना पता है मुझे। 2 दिन बाद भी रिवीजन लोगी तो भी इतने अच्छे से ही आप जवाब दोगे। बार बार वही चीज करके वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। सो बेसिकली यू नीड टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली। इसलिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बोलते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है मेरी उम्र कितनी हो गई है। ठीक है, बट वट एवर इट इज, लेट्स सी व्हाट द सिचुएशन इज। लाइट अगर आ जाती है तो फिर मैं कुछ टॉपिक्स कवर कर लूंगी, अदरवाइज लेट्स सी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, मई 18 के एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा है। क्या कहता है ये सवाल? पहली बात तो बोला है डिफाइन एंड ओपीसी, ठीक है। और ओपीसी को डिफाइन करने के साथ साथ कहा है व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द मेंबरशिप ऑफ एन ओपीसी एंड कैन एन ओपीसी बी कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। बट यस या नो कैसे बोल सकते हो आप? बता मुझे, अगर ये सवाल 4 मार्क का है, नो बोल के 4 मार्क मिल गए? मिलेंगे 4 मार्क? वही तो मैं कह रही हूं, आपका इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सुहाना सफर लॉ में नहीं है। एक सवाल 4 गोला, सही गोला लगा दिया बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 4 महीने बाद वापस अटेम्प्ट दे दो। ऐसा नहीं है। जय माता दी। यस नो, डोंट नो, कान से, पार्शली यस, पार्शली नो, ऑल ऑफ द इस वाले सवाल के लिए कैसे हो सकता है? तो आपको एक्चुअली आंसर लिखना है। कंसेप्ट तो आपने समझ लिया, बट अब आंसर कैसे लिखोगे? देखो दिस इज अ थियोरी क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ना 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। दिस इज अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन। डायरेक्ट आपको छोटा मार्जिन बनाना है और 1 2 3 4 ऐसे पॉइंटर्स देते हुए जितने सवाल पूछे वो सवालों के जवाब डायरेक्टली आपको देने हैं। पहली बात तो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा ओपीसी की डेफिनेशन। तो व्हाट इज एन ओपीसी? ओपीसी इज a 1-person company which has only 1 person as a member. प्लीज ऐसा मत लिखना ओपीसी इज अ 1-person कंपनी। मतलब मारूंगी, मैं ही मारूंगी, इंस्टीट्यूट बाद में मारेगा, सबसे पहले मैं आपको धोऊंगी बिना साबुन के। 1-person company is a company which has only 1 person as a डायरेक्टर। तो 15 भी हो सकते हैं। ये जो 1 का लिमिट है डायरेक्टर्स पे नहीं है, किस पे है? सो 1-person company is a company which has only 1 person as a member. What are the rules regarding the membership? बताओ कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स? मैक्सिमम। क्या यही सोल पर्सन है? सोल पर्सन बनने के लिए बताओ 4 क्राइटेरिया पूरा करना जरूरी है। क्या क्या 4 क्राइटेरिया बोलो? यू शुड बी अ natural person, Indian citizen, whether you are a resident or otherwise, and you should be a major. इसी सोल पर्सन को क्या नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है?
क्या नॉमिनी का रिटन कंसेंट लेना जरूरी है? क्या नॉमिनी को निकाला जा सकता है? क्या नॉमिनी खुद अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? और लास्ट चीज क्या बोली थी? क्या सेक्शन 8 में आप कन्वर्ट हो सकते हो? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. अब देखो कैसा कैसा आंसर लिखा है, चेक इट आउट. पहला पॉइंट तो आप यही लिखोगे, 1 पर्सन कंपनी इज दैट कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर. एक ही मेंबर होता है और इस मेंबर को एक दूसरे पर्सन का नाम देना होता है, जो कौन होगा? नॉमिनी. कौन होगा? जो सोल मेंबर के डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी से क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा ऑफ दैट ओपीसी. इसी बंदे का क्या रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा? अरे बोलो ना. वो अगर चाहे क्या अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? आप भी अगर चाहो क्या वो पर्सन को कभी भी चेंज कर सकते हो? और यही सोल मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए यू शुड बी अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, whether you are a resident or otherwise. In fact, you should also be a major. तो माइनर मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता है. ये क्राइटेरिया था ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने का या ओपीसी का नॉमिनी बनने का. एक समय पे आप एक जगह के ओपीसी और दूसरे जगह के मेंबर बन सकते हो, उससे ज्यादा का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. एंड ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड or incorporated into a section 8 कंपनी. समझ में आई बात? ऐसा इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा है. अब आप क्या करोगे? सुनो मेरी बात, बहुत गौर से सुनो. आपकी टेक्स्ट बुक पे जाओ. टेक्स्ट बुक, मेन बुक है ना आपके पास? टेक्स्ट बुक पे आपको ओपीसी का कॉन्सेप्ट क्या पेज पे नजर आ रहा है? 611. चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 11. क्या ओपीसी का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है आप लोगों को? इलेवन से शुरू होता है. अब यहां पे आप क्या करोगे? सुनो मेरी बात. आपकी क्वेश्चन बैंक में आपने देखा है ओपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है. और कौन से अटेम्प्ट में पूछा है? May 18. May 18. आप क्या करोगे? आप यहां पे लिखोगे. कुछ दिक्कत है क्या? वापस लाइट जाएगी. क्वेश्चन 2 May 18. आपको क्या करना है? आपको देना है क्रॉस रेफरेंस. 1 मिनट रुक जा. 2 मिनट के लिए लाइट जाने वाली है, ठीक है? जब तक हम बोल रहे हैं सुन लो आप. क्वेश्चन 2 में 18 मतलब आपने किया क्या है? सुन लो 2 मिनट है मेरे पास. आपने क्रॉस रेफरेंस दिया है. आज जब आपकी कंपनीज एक्ट के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपकी टेक्स्ट बुक ही बोलेगी. क्या बोलेगी? कि ये बड़ा आवाज आएगी. 2 मिनट रुक जाओ, सिस्टम बंद हो गया. प्रोजेक्टर चालू कर देना, फिर क्वेश्चन कर रही हूं मैं. हो गया क्या?
नुपुर शर्मा, आवाज आ रही है क्या? माइक चेक, एप्लीकेशन भी चेक करना, सब स्ट्रीमिंग चालू है ना? मैम क्या ये 1% एक से ज्यादा ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है? नहीं, मैक्सिमम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है एक जगह के ओपीसी और दूसरी जगह के नॉमिनी। प्राइवेट कंपनी होती है, हो सकती है। ओपीसी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है, जहां पे 2 लोग होते हैं ना मिनिमम। ओके चलो आ गया स्क्रीन। सेक्शन याद करना है क्या? नो बेटा, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल एट फाउंडेशन लेवल। सेक्शन ना भी याद किया तो भी चलेगा। हाँ, मैं क्या कह रही थी, आपकी क्लासेस जैसी कंप्लीट होती है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ये बोलनी चाहिए। कैसे बोलेगी आपकी टेक्स्ट बुक? जब आप सपोज इमेजिन कीजिए अभी आप प्रिपरेटरी लीव में हो और आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, तो जब आप ओपीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपने ये थियोरी तो पढ़ लिया और अब आपकी टेक्स्ट बुक बोल रही है कि देख बेटा, इस थियोरी के ऊपर इंस्टीट्यूट ने मई 18 में सवाल पूछा था। अब और भी सवाल है जो इंस्टीट्यूट ने ओपीसी के ऊपर पूछे, जो हम यहां पे नीचे 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 लिखते जाएंगे। ऑटोमेटिकली जब आप ये थियोरी पढ़ोगे 1% कंपनी की, आप देखोगे अरे बाप रे, इंस्टीट्यूट ने इतने सारे अटेम्प्ट में इसके ऊपर सवाल पूछा है। ऑटोमेटिकली आपका नजरिया उस कॉन्सेप्ट की ओर बदल जाएगा और प्लस आपको लिंकिंग रहेगी। हाँ, ऐसी थियोरी पे, आवाज बढ़ाना ना माइक की, ऐसी थियोरी पे इंस्टीट्यूट जो है एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल जो है वो पूछता है। कुछ आई बात समझ में? अरे बोलो ना, पक्का 100%? वेरी गुड। तो ये था क्वेश्चन 2 में 18 रिलेटिंग टू 1% कंपनी। आपने लिख दिया क्रॉस रेफरेंस उसका? हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर आप में से कोई बताएगा, और क्या आप ये आंसर लिख पाओगे? मेरे को ये चेक कर रहा है। इट्स जस्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन और क्वेश्चन की लेंथ देखो, तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। वेलकम टू सीए कोर्स। 1 या 2 मार्क का ही सवाल था ये, 2 मार्क का था एक्चुअली, नॉट 1 मार्क। बट जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा उसका आंसर। और एक माइक है, कोई क्वेश्चन रीड करेगा क्या मेरे लिए? करोगे क्वेश्चन रीड? हाँ, मतलब हम सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी के लिए क्वेश्चन रीड करो, इंक्लूडिंग द वर्चुअल किड्स। इट्स ओके, यू कैन सिट एंड रीड। A company registered under Section 8 of the Companies Act 2013 earned huge profit during the financial year ended on the 31st March 2018 due to some favorable policies declared by the Government of India and implemented by the company. एक मिनट, फुल स्टॉप। सो ये कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर, तो ये कंपनी कैसी कंपनी है? हाँ, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है या नहीं? सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। ये कंपनीज का इंटेंशन प्रॉफिट कमा के डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं होता है, तो क्या होता है इंटेंशन? प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स। अरे हाँ है ना? हाँ, आगे अगला सेंटेंस पढ़ो बेटा। Considering the development, some members of the company wanted the company to distribute dividends to the members of the company. एक मिनट, फुल स्टॉप। ये सेक्शन 8 कंपनी है और मेंबर्स की चाहत है कि कंपनी उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट करे? डिविडेंड। ये मेंबर्स की चाहत क्या पूरी की जा सकती है? आगे बेटा। They approach you to advise them about the maximum amount of dividend that can be declared by the company as per the provisions of the Companies Act 2013. इंस्टीट्यूट कितना चालाक है, चालाक ब्रो, चालाक। देखो, ये नहीं पूछा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं, पूछा आप बताओ मैक्सिमम कितना परसेंटेज डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कोई बच्चा जिसने लेक्चर ठीक से किया नहीं है, वो यही सोचेगा भाई उस दिन मैं एब्सेंट था,
मैम ने तभी ये प्रोविजन पढ़ा है मैक्सिमम कितना डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है डिविडेंड, 10% है, 5% है, 2% है, 15% है, 20% है। अरे भाई मैक्सिमम मिनिमम की कोई बात ही नहीं है। ऐसी कंपनीज तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से प्रोहिबिटेड है, बैंड है, फॉरबिडन है। अगला, Examine the relevant provisions of the Companies Act 2013 and advise the members accordingly. बोलो कौन एडवाइस करेगा, कौन देगा ये सवाल का जवाब? एक बार जोरदार तालियां ये लड़की के लिए, बहुत अच्छे से रीड किया, वेरी गुड। आप ही जवाब दोगे? आपने रीड तो नहीं किया ना जवाब? पक्का? मम्मी कसम? ठीक है, बैठ के बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी रजिस्टर हुई है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, और उसमें होता है कि हम डिविडेंड नहीं दे सकते, ओनली चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर सकते हैं, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। और अगर इसमें प्रोहिबिशन होता है डिविडेंड के लिए, तो डिविडेंड नहीं दे सकते हम। तो ये जो मेंबर्स का रिक्वेस्ट है, क्या ये एक्सेप्टेबल है अंडर द एक्ट? नहीं है। सो देखो पूछा है एडवाइज द मेंबर्स अकॉर्डिंगली, सो व्हाट एडवाइस आर यू गोइंग टू गिव द कंपनी? ये जो प्रॉफिट है जो कमाया है, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। और डिस्ट्रीब्यूट नॉट टू डिक्लेयर डिविडेंड। यस, यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड बिकॉज यू आर, वो वर्ड बताओ ना, प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड? प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। क्या नाम है बेटा आपका? दृष्टि। दृष्टि, पुणे से हो? हरियाणा। हरियाणा, क्या बात है। एक बार दृष्टि के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी रीड किया और बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दृष्टि। बहुत आगे जाओगे बेटा आप। लड़के लोग थोड़ा शर्म करो। Nobody wanted to even read the question. Forget about giving the answer. सिर्फ लड़कियां ही एक्टिव है इस क्लासरूम में। हाँ चल, झूठे, झूठ नंबर 1। उसने ही सिर्फ हैंड रेस किया था, उसके अलावा किसी ने रीड भी नहीं करना था आप लोगों ने। सो दृष्टि 2 marks into your pocket. वेरी गुड, आपने क्वेश्चन को सही पढ़ा है, समझा है और जवाब भी आपने सही दिया है। ये कौन सी कंपनी है? ये ऐसी कंपनी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 8, और सेक्शन 8 कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये कंपनी तो सेक्शन 8 कंपनी है, तो ये डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकती है। तो ये जो मेंबर्स का कंटेंशन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इट इज इनकरेक्ट। सो इट्स अ 2 mark क्वेश्चन। जितना लेंदी क्वेश्चन होता है उतना ही इजी उसका आंसर होता है। 2 marks, आई थिंक इट वाज फॉर 2 marks। सुनो ना, टेक्स्ट बुक में कहा है ओपीसी का कॉन्सेप्ट? 6.1 सेक्शन 8 कंपनी का 19 या 20 कैसा भाई सर? हाँ जो भी है, 19 या 20 व्हाटएवर इट इज, वहां पे क्या लिख रहा आप बताओ? क्वेश्चन 4 November 18। वेरी गुड मिताली, वेरी गुड। वर्चुअल बच्चे भी कितना अच्छा जवाब दे रहे। नेक्स्ट, आपको जवाब देते आ रहा है क्या? May 19, one more question. What do you mean by a company incorporated with a charitable purpose under the Companies Act? And mention the conditions of the issue and the revocation of the license of such a company by the government. तो यहां पे सेक्शन 8 के ऊपर ही सवाल पूछा है, बट यहां पे आपका एंगल कुछ और है। यहां पर है आपको कब लाइसेंस दिया जाएगा और आपका लाइसेंस कब छीना जाएगा। लाइसेंस कब दिया जाएगा आपको? जब आपका इंटेंशन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के पीछे का क्या है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। यू वांट टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिसर्च, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वगैरह वगैरह। आप अगर अग्री करते हो जितना प्रॉफिट कमाया है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए ही इस्तेमाल करोगे, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, तभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगा।
बजाय एक साइड पे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे सकता है, दूसरे साइड पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस छीन भी सकता है? अगर लाइसेंस मिल गया, आपने आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ना भी लिखा तो भी क्या चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस कब रिवोक करेगा? अगर आपने यस टर्म्स एंड कंडीशंस को किया है कॉन्ट्रवीन। फिर आप क्या करोगे? आपके नाम में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिख लोगे, बट लाइसेंस रिवोक होने के पहले क्या आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी? सो दैट्स इट। लिख दो ये क्वेश्चन के बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 7, May 19। डन? अरे बोलो ना। नवंबर 2020 मतलब 18, 19, 20 बैक टू बैक तीनों भी साल सेक्शन 8 के ऊपर सवाल पूछा। मैंने आपको बोला था ओपीसी और सेक्शन 8 बोला था ना मैंने, आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। बोला था ना मैंने, ऐसे बोला था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे चांद सितारे बनाए थे हमने। ये देखो तीसरा क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10। What are the significant points of Section 8 company which are not applicable to other companies? Explain briefly with reference to the provisions of the Companies Act 2013. कोई बोल पाएगा? मतलब this is a direct theory question relating to Section 8. Section 8 अपनी अलग ही कंपनी है, उसका नॉर्मल कंपनी से कोई संबंध नहीं, चाहे उसका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, सारी चीजें अलग ही है। नॉर्मल कंपनी तो प्रॉफिट कमाने के लिए इनकॉर्पोरेट होती है, क्या सेक्शन 8 प्रॉफिट कमाने के लिए होती है? नॉर्मल कंपनी तो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, क्या ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? नॉर्मल कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, क्या इनको होती है? मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है, सीधा ना पूछते हुए टेढ़ा पूछा है। ये नहीं बोला है कि आप 8 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, ये तो बीकॉम टाइप क्वेश्चन हो गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन 8 कंपनीज, बेकाम है वो। सीए वाले बच्चों को ऐसा नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट। सीए वाले बच्चों को बताओ, आप बताइए आपके हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी के क्या सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, विच यूजुअली आर नॉट एप्लीकेबल टू अदर कंपनीज। हाँ आप बता रहे थे, इसको माइक दो ना, ये कुछ जवाब दे रहा था। और 2 कैडबरीज भी लेके आ जाना, अमर को बोल दे वो लेके आ जाए। इसको ये बोल रहा है ना, हाँ बोलो। Section 8 companies. Answer it's okay. Section 8 companies are formed for the purpose of charitable purpose. Okay. Other companies are formed for the purpose तो of आप others profit. के बारे में मत बोलो अभी। So we are going to be straight to the point. आप सिर्फ सेक्शन 8 के बारे में बोलो जो अलग है पॉइंट्स, मतलब आप सिर्फ बोलो दे आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ, ऐसा आप बोलो। They cannot share डिस्ट्रीब्यूट, distribute dividends to its members. ओके, और प्रॉफिट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? Charitable purpose. इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या लाइसेंस की Central जरूरत होती government है? license. कौन देता है लाइसेंस? Central government. ये कंपनीज अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं। ना लिखे तो भी क्या चलेगा? चलेगा. जहां लाइसेंस सीजी ने दिया है, बोलो बोलो, क्या लाइसेंस रिवोक भी किया जा सकता है? Yes. लाइसेंस रिवोकेशन के साथ साथ क्या हम आपको अमेलगमेट या वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकते हैं? Yes. प्लस बताओ ना, यूजुअली कंपनीज 21 डेज की नोटिस देती है, इनके लिए क्या खास बात है? 14 days. इन लोगों को क्या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का क्लॉज एप्लीकेबल होता है? अरे बोलो ना, नहीं होता है एप्लीकेबल। नहीं. शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रेम्युनरेशन कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है. और ये कंपनीज में पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर की तरह बन सकता है। अरे नहीं आई बात समझ में? समझ गया. कुछ समझा या नहीं? क्वेश्चन ने मतलब इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में सीधे से नहीं पूछा है, ये बताया आप बताइए सेक्शन 8 कैसे दूसरे कंपनी से अलग है। तो दूसरे कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखते हैं, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। सीजी के लाइसेंस की जरूरत होती है,
सीजी लाइसेंस रिवोक भी कर सकता है, 21 डेज की नोटिस ना देते हुए 14 डेज की नोटिस देंगे। यही सारे पॉइंट्स जो हमने करे हैं, उसी से रिलेटेड सवाल इंस्टीट्यूट ने पूछा है। तो लिख दो, आपके टेक्स्ट बुक पे लिख दो, क्वेश्चन 10 नवंबर 2020। वेरी गुड प्रियंका, संयम गुड, गुड मिताली। अगले कुछ क्वेश्चंस में से एक आधा हम लिखवाएंगे आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 आज जो कॉन्सेप्ट किया, कोई क्वेश्चन पढ़ेगा? पढ़ोगे क्वेश्चन? इसको देना माइक, इधर इधर इधर, तुम पढ़ रहे हो इधर, हाँ दो ना फिर। इधर बेटा इधर। क्वेश्चन 11, Mike Limited Company incorporated in India, having license office at Singapore. एक मिनट, कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है? Singapore. हाँ, Singapore. सिंगापुर कौन बोल रहा है? माइक नाम है, बट जरूरी नहीं है कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ है। क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड। वापिस से पहला सेंटेंस पढ़। Mike Limited Company incorporated in India, having license office at Singapore. Explain in detail meaning of foreign company and analysis on whether Mike Limited would be called as foreign company as it is established as a license office at Singapore as per the provisions of Companies Act 2013. अरे बताओ, उसका ऑफिस भाई सिंगापुर में होगा, मलेशिया में होगा, थाईलैंड में होगा, फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी इनकॉर्पोरेट कहां हुई है? इट इज हैविंग, इट्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अरे कंपनीज एक्ट क्या होता है? अगर आप इनकॉर्पोरेटेड हो, यू विल बी रिगार्डेड एज एन इंडियन कंपनी। माइक इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, इट्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ फॉरेन कंपनी। माइक इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड हेंस इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, फॉरेन कंपनी के उधर लिख दो। क्वेश्चन 11 नवंबर 2020, आज जो हमने किया है। कोई भी छोटे पॉइंट के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल बना सकते हैं, देख लो आप। लिख लिया? क्वेश्चन 11 नवंबर 2020। चलो ये आंसर हम लिखवाएंगे आपको। जनवरी 21 का क्वेश्चन नंबर 13, चेक इट आउट गाइस। ABC Limited was registered as a public company. There were 245 members in the company. देख रहे हो क्या आप लोग? Their details are as follows. बताओ मुझे, ABC Limited कैसी कंपनी है, प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक कंपनी हैज नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। इस कंपनी में कितने मेंबर्स है? ये उसकी डिटेल्स है। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स 190, एम्प्लॉय 15, एक्स एम्प्लॉयज। इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, बताया भी है। एक्स एम्प्लॉयज मतलब क्या? शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉयज। आज वो एम्प्लॉय नहीं है बट दे कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर्स। ऐसे 20 लोग हैं। एंड अदर्स including 10 joint holders holding shares jointly in the name of father and son. तो ऐसे father son father son father son ऐसे करके 20 लोग हो जाते हैं, but they are holding the shares in joint names. The board of directors of the company proposed to convert it into a private company. तो हम ये public company को convert करना चाहते हैं into a private company. Advice, क्या कंपनी को नंबर ऑफ मेंबर्स को करना पड़ेगा रिड्यूस? अरे बेटा ऐसे कैसे आप यस नो बोल रहे हो, बताओ मुझे। कम ऑन गाइस,
आपको क्या लग रहा है सारे क्वेश्चन इतने आसान हो गए? थोड़ा दिमाग लगाओ, एनालाइज करो। कैसे आप इतने जंप कर सकते हो कंक्लूजन पे? यस, नो। आप बताओ, पहली बात तो अगर मुझे प्राइवेट, एक मिनट सुन लो आप, प्राइवेट कंपनी में मेरे को कन्वर्ट होना है, क्या वो एलआरपी लग जाएगा? और एल क्या बोलता है? लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, अप टू व्हाट? 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, बराबर? अब यहां पे आप देख तो लो कितने मेंबर्स है। 245 बोला है, मतलब 245 है, जरूरी थोड़ी ना है। 200 की गिनती में ज्वाइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज, and employee members and ex-employee members are not counted. आप बताओ, डायरेक्टर्स एंड their relatives 190 को 190 काउंट किया जाएगा, एम्प्लॉय मेंबर्स का काउंट करेंगे? एक्स एम्प्लॉय? और इनको कितना काउंट किया जाएगा? तो देखो 190 प्लस 10 कितना होता है? एग्जैक्ट 200। और 200 तक मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में है। तो ये कंपनी अगर पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट करना भी चाहती है ना, उसको नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत नहीं। बाकी आपको प्रोविजन फॉलो करना है, आप करो, बट नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि एडवाइस किससे रिलेटेड है? क्या ये कंपनी को नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे? देखो, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। आपको नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत, बराबर ना? पक्का? यस। तो एक काम करो, आपके नोटबुक्स में आ जाओ। पहले तो आप आपकी टेक्स्ट बुक में लिख लो क्वेश्चन 13 जनवरी 21, प्राइवेट कंपनी के उधर। प्राइवेट कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, आए आप प्राइवेट कंपनी के कॉन्सेप्ट पे? आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। वेरी गुड दीक्षा, गुड प्रवीण, गुड सांतनम, गुड Nupur. Virtual kids, what about others? Come on guys. आप लोगों ने भी फीस दी है, रिप्लाई करो। आपने टेक्स्ट बुक में क्रॉस रेफरेंस दे दिया? क्वेश्चन नंबर 13 जनवरी 21। अब आप सिर्फ आ जाओ आपके नोटबुक में, मैं आपको बताती हूं कैसे आंसर लिखना है। हमने थियोरी में तो सैटरडे के दिन समझ लिया था आंसर लिखना कैसा है, बट हम एक्चुअली आज आंसर देखेंगे। सो सपोज दिस इज योर नोटबुक। अरे अरे अरे, तो आपके मेन मार्जिन के वहां पे यू विल ड्रॉ अ स्मॉल मार्जिन, और मेन मार्जिन में आप लिखोगे आंसर 13। क्योंकि अगर आप ओके अगर आप कौन सा सवाल का जवाब लिख रहे हो वो नहीं लिखते हो तो आपका आंसर चेक नहीं होता है। तो सबसे पहले यू विल राइट डाउन आंसर नंबर 13, वो हैबिट आप बना लीजिए, ठीक है? अब आप लिखना चालू करो। मैंने आपको पैटर्न बताया, सबसे पहली सीधी बात, नो बकवास। जो आपका प्रोविजन है, कानून क्या कहता है, वो पॉइंट नंबर 1 में आप लिखोगे। तो आप बताओ ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है? प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी में भी एलआरपी में से किसके ऊपर? एल के ऊपर। तो आप लिखोगे पॉइंट नंबर 1, कम ऑन गाइस, पॉइंट नंबर 1, a private company, a private company limits the number of members
to 200. A private company limits the number of members to 200. बट देखो यहां पे आपका प्रोविजन कंप्लीट नहीं होता, ये अधूरा हो जाएगा. 200 में आपको क्या बोलना पड़ेगा? ज्वाइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1 एंड एक्स एम्प्लॉइज and employee members will not be counted. तो आप next point दीजिए, point number 2. However, एक ही मिनट, if 2 or more persons, देखना बाहर सर नहीं आएगा बेटा. If 2 or more persons, however, if 2 or more persons hold the shares jointly, वापस से बोलूं क्या? however, if 2 or more persons hold the shares jointly, they shall be treated as a single member. Next, point number 3. Also, the following persons shall not be included, shall not be included in the number of members. और आप क्या करो, नीचे के लाइन पे आ जाओ. आपको दिख रहा है मैंने कैसे किया है? डॉट डॉट मतलब वो कोलन किया है, फॉलोइंग पर्संस बोला है ना मैंने, और फिर मैंने 3 को ए और बी दे दिया है. फॉलोइंग पर्संस मतलब कौन से पर्संस? एक तो एम्प्लॉय मेंबर्स और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स. तो 3A में आप लिखो एम्प्लॉय मेंबर्स और 3B में एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स. अब अगर देखोगे फ्लो वाइज मैंने 3 पॉइंट्स में प्रोविजन लिखा है. ये तीनों भी पॉइंट्स जो है ये कानून क्या कहता है वही मैंने एग्जामिनर को बताया है. सही है गलत? तो देखो ऐसा नहीं होता है प्रोविजन का एक ही पॉइंट होता है, एनालिसिस का एक ही पॉइंट होता है, कंक्लूजन का एक ही पॉइंट होता है. आपको वो तो सूझबूझ से तब डिसाइड करना पड़ेगा जब क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आएगा कि वो कौन से पॉइंट से रिलेटेड है, वो पॉइंट में कितने सब पॉइंट्स है. देखो यहां पर उसके हिसाब से आपका लेंथ भी डिफाइन होता है. ठीक है, तो यहां पर मेरा जो प्रोविजन है वही ये 3 पॉइंट्स को बनाता है. अब मैं क्या करूंगी, अगले वाले पॉइंट में यही प्रोविजंस को अप्लाई करूंगी इन द गिवन क्वेश्चन. तो मैं बोलूंगी जो भी, ये कंपनी का नाम क्या है, व्हाटएवर लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड. ठीक है, एबीसी लिमिटेड आज पब्लिक कंपनी है बट वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है इनटू अ प्राइवेट कंपनी. ये तो देखो मैंने फैक्ट्स ही बताया है. और इस कंपनी में 245 मेंबर्स है, ये भी मैंने फैक्ट ही बताया है. अब मैं क्या करूंगी, फैक्ट बता के तुरंत बता दूंगी बट इस केस में ये 190 डायरेक्टर इंक्लूडेड, ये एम्प्लॉय मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स जो भी है, मेरे को याद नहीं है फिगर्स, काउंट नहीं हो गए. और ये जॉइंट होल्डर्स 20 नहीं काउंट हो गए, 10 काउंट हो गए. 10 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज दिस प्लस दिस प्लस दिस व्हाटएवर, एग्जैक्ट 200 आपका आंसर आया था. और इसीलिए फिर आप कंक्लूजन में दोगे ये कंपनी को अगर पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना भी है, नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है. ये आपका कंक्लूजन बनेगा. सो दिस इज द फ्लो ऑफ योर
आंसर। ये प्रोविजन समझ में आया आपको? तो देखो अभी अगले जो सेंटेंसेस रहेंगे, इट्स फैक्ट्स बताकर इन फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करो ये प्रोविजंस को। जैसे अपन साइंस में करते थे ना बचपन में, साइंस लैब में आप एक्सपेरिमेंट्स करते थे? नहीं किए साइंस में? नहीं कॉमर्स पढ़ा बेटा, बट 8, 9, 10th में तो साइंस था ना, ओम्स लॉ। खुशी की आप लोगों ने? तो आप साइंस लैब में जाते थे, हाँ, कैसे आप फैक्ट्स बताते थे, एनालिसिस, कंक्लूजन, आपकी साइंस की जर्नल वगैरह कुछ नहीं हुआ है? सब लॉकडाउन में हुआ। अच्छा बहाना है ना आपके पास, लॉकडाउन। लॉकडाउन कौन से साल में, मतलब आप कौन से स्टैंडर्ड में थे तब? 8th और 9th में लॉकडाउन था क्या? बट आपका लॉकडाउन क्या 3 साल चला? 8th में, 9th में, 10th में? बाकी लोगों का 6 महीना चला, आपका 3 साल चला लॉकडाउन। 8th हाफ पूरा, 9th और 10th हाफ। नेक्स्ट पॉइंट 4, स्कूल तो चालू हो गए थे ना बट 6 महीने के बाद आप नहीं जाते थे। लिखो, in the given case ABC Limited is having 245 members in the company. In the given case ABC Limited is having how many? 245 if I'm not mistaken. 245 members in the company. तो मैं बता रही हूं, देखो इस केस में इस कंपनी में 245 मेंबर्स है, प्लस मुझे ये भी बताना पड़ेगा आपको इस कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना है। तो आप इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए बोलोगे क्योंकि ये भी फैक्ट का ही हिस्सा है। तो आप लिखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव प्रपोज टू कन्वर्ट द कंपनी। उसी में लिखो, मतलब पॉइंट 4 का ही कंटिन्यूएशन आप करो, अगला सेंटेंस है बस, पॉइंट वही है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स have proposed to convert the board of directors have proposed to convert this company into a private company. Next, thus, point number 5 लिखो, thus, while counting the members, while counting the members, अब नेक्स्ट इस पे आ जाओ, डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स, जैसे क्वेश्चन में दिया ना वैसे ही हम लिख रहे हैं, डायरेक्टर्स एंड दे आर रिलेटिव्स। कितने थे डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स? 190 इंक्लूडेड। फिर नेक्स्ट क्या था? क्वेश्चन एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कितने थे? 15 एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट एक्स एम्प्लॉइज था ना, एक्स एम्प्लॉइज, ओके थैंक यू। 20 ये भी एक्सक्लूडेड, और अदर्स कुछ तो था ना, अदर्स में था जॉइंट होल्डर्स। हाँ, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 20 और फिर लिखे हुए विल बी considered as 10, और फिर यहां पे आप 200 लिखोगे ऐसे इस पॉइंट नंबर 5 में।
और लास्ट पॉइंट रहेगा आपका पॉइंट नंबर 6 जो कंक्लूजन रहेगा. अकॉर्डिंगली आप लिखोगे अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू द या बिकॉज ऑफ द रीजन स्टेटेड अबव एंड वी मे कंक्लूड दैट. आपको जैसे आपको कंक्लूड करना है आप कंक्लूडिंग सेंटेंस दे सकते हो. सो अकॉर्डिंगली एबीसी लिमिटेड shall not be required to reduce the number of members as the number of members as the number of members as per the requirement of a private company is fulfilled. मैंने 2 बार लिखा है क्या? Accordingly, ABC Limited shall not be required to reduce the number of members as the number of ABC Limited shall not be required to reduce the number of members as the number of members as per the requirement of a private company is fulfilled. बराबर है. और अगर आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो यहां पे और क्लैरिटी. दैट इज मैक्सिमम 200 मेंबर्स. दैट इज मैक्सिमम 200 मेंबर्स. ठीक है. सो दिस इज द वे हाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन द आंसर ऑफ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. ये हमारा 6 पॉइंट जो है वो हमारा कंक्लूजन है. हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट जो था वो क्या था? प्रोविजंस. और ये बीच के जो पॉइंट्स थे वो फैक्ट्स और एनालिसिस का था कॉम्बिनेशन. आज हम आपको एक क्वेश्चन देने वाले फॉर होमवर्क. A very small question and that is going to be no pitch. You're supposed to write it down and come tomorrow. 2 लाइन का आंसर है ये. क्वेश्चन 15 आपको है होमवर्क के लिए which is relating to a 1-person company. That's it. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15. बहुत छोटा सा आंसर है. लिख के लेके आना है. किसी की भी बुक रैंडमली लूंगी मैं और उसका जो लिखा हुआ आंसर है वो डिस्कस करूंगी. और अगर आपने होमवर्क नहीं किया है देयर विल बी स्ट्रिक्ट एक्शंस दैट विल बी टेकन अगेंस्ट यू. ठीक है. एक बार ये दोनों बच्चे जिन्होंने आंसर दिए थे इनके लिए एक बार जोरदार तालियां देना. कम ऑन गाइस, यू कैन क्लैप फॉर देम. आ जाओ अंदर, आ जाओ. इन लोगों को अंदर बुला दो ना. आ जाओ जल्दी से. And there is a small announcement. जल्दी आ जाओ बेटा. इन लोगों को फिर ब्रेक लेना है, उनका ब्रेक का टाइम चले जाएगा. अरुणाचल प्रदेश से कोई लड़की है क्या? अरुणाचल प्रदेश से कोई है क्या? किसके लिए चाहिए उनको बोलना. वन नेशन. बस ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनना है. यूथ उत्सव के लिए देर इज स्मॉल थिंग दैट इज बीन प्रिपेयर्ड. वन नेशन समथिंग. व्हाट इज इट?